हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसी अश्विनी क्लासेस फॉर एजुकेशन। तो आज हमारी इस प्लेटफॉर्म पे ये रीजनिंग की पहली क्लास है। तो रीजनिंग में हम सबसे पहले रीजनिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे कि रीजनिंग सब्जेक्ट्स में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस सेक्शन में पढ़ना है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जो रीजनिंग है इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वर्बल, दूसरा है नॉन वर्बल एंड थर्ड वन लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है ना। तो वर्बल रीजनिंग जो होता है आपको नाम से ही समझ में आएगा, वर्बल, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि कुछ चीज़ें दी रहेंगी, हो सकता है वो अल्फ़ाबेट्स में दिए हों, चाहे कुछ ऐसे नंबर्स में दिए हों, उनको अच्छे से समझाना होता है, उसकी कोडिंग करनी होती है, उसको समझना होता है, उसका लॉजिक समझना होता है। इसी प्रकार नॉन वर्बल में है, इसमें आपको कुछ ऐसे फिगर्स दिए होंगे जिसमें आपको फिगर्स के बारे में आइडेंटिफाई करना होता है। हो सकता हो वो फिगर छुपा हुआ हो, ठीक है, हो सकता हो उसकी काउंटिंग करनी हो। तो जितनी भी चीज़ें हैं सब अभी हम आगे एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। फिर जो लास्ट है आपका वो है आपका लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। शब्द से समझ में आ रहा होगा लॉजिक। लॉजिक रीजनिंग में सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ना वो होती है लॉजिक, कि आप लॉजिक कितने जल्दी पकड़ लेते हैं, क्योंकि लॉजिक आपका क्लियर होगा ना तभी जाके आप इनके क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम रीजनिंग का जो पहला पोर्शन होता है वर्बल से, ठीक है। तो वर्बल में जो सबसे पहला चैप्टर आता है वो होता है कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है ना। आपने कई मूवीज़ में देखा होगा, कई मूवी में देखा होगा आपने कि रॉ वाले, जैसे भारत में आपकी रॉ है, कई जगह पे अलग अलग एजेंसियां हैं, वो क्या करती हैं किसी भी चीज़ को कोड में बात करती हैं, ठीक है ना। वो कोड किसी भी तरीके का हो सकता है वो अल्फ़ाबेट्स में हो, नंबर्स में हो, किसी भी तरीके का वो कोडिंग हो सकती है। तो जो कोडिंग होती है ना वही कोडिंग एंड डिकोडिंग हम लोग को पढ़ना होता है अल्फ़ाबेट्स और नंबर के हिसाब से, ठीक है ना। तो पहला हो गया आपका कोडिंग डिकोडिंग। दूसरा होता है आपका सिलॉग, इसको बोलते हैं न्याय निगमन, हिंदी में बोलते हैं न्याय निगमन। तो सिलॉग में आपका क्या होता है, जनरली वेन डायग्राम बनाकर, ठीक है ना, हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा सेट थ्योरी, सेट थ्योरी में कहता है कि ये जो ए है ये पूरा क्या है, इसका ए का पूरा पोर्शन बी में है, बी का पूरा पोर्शन सी में है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमको क्या करना होता है, इसमें भी सिलॉग में भी आपको डायग्राम के द्वारा कुछ स्टेटमेंट दिए होंगे, उस स्टेटमेंट को देख कर हमें डायग्राम बनाना होता है। जैसे कि इसमें 3-4 कंडीशन होती हैं, एक होता है ऑल का केस, एक होता है सम का केस और एक होता है नॉट का केस। तो सबका अलग अलग डायग्राम होता है, जब हम लोग क्लास पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। थर्ड वन ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन सबसे अच्छा टॉपिक होता है, बच्चे यहाँ पे गलती ज़्यादा करते हैं। अब गलती क्यों होती है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह सॉल्व करते हैं। कभी भी क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह मत सॉल्व करिए। अगर ब्लड रिलेशन है, ये ब्लड रिलेशन होता क्या है, फैमिली से रिलेशन, यानी जो खून का रिश्ता होता है ना, यही ब्लड रिलेशन में बताता है। तो ब्लड रिलेशन में आपको करना क्या होता है, आप जो भी क्वेश्चन देना उसको खुद के जगह पे रख के सोचिए। जब खुद के जगह पे रख के सोचेंगे तो आपका ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसमें भी कई तरह की चीज़ें होती हैं, एक पॉइंटिंग क्वेश्चन बनता है, एक आपका कोडिंग क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो कई तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक पजल टाइप का क्वेश्चन होता है। तो कई तरीके के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिसको हमें ब्लड रिलेशन में सॉल्व करना होता है। अगले पे आते हैं एनालॉगी, ठीक है ना। एनालॉगी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सादृश्य परीक्षण। क्या बोलते हैं, सादृश्य परीक्षण। इसमें क्या होता है ना, जैसे अभी मैथ्स में हमने रेशियो पढ़ा होगा ना, रेशियो के हिसाब से इसमें भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं आपका ऑप्शन। क्योंकि जब ऑप्शन को आप देखोगे, ऑप्शन के हिसाब से ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, क्योंकि इसमें जैसे भी क्वेश्चन आएंगे ना उसके कई कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, कई लॉजिक बन सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा दूं, जैसे ये 2 लिखा हुआ है ना, यहाँ 5 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 3 क्वेश्चन मार्क, आपको यहाँ पूछ दिया क्या होगा। तो आपने ये देखा कि अगर मैं ऑप्शन आपका नहीं देखूं तो मैं कह सकता हूं कि इसमें 2 + 3 जोड़ दिया तो 3 + 3 जोड़ देंगे 6 आ जाएगा। लेकिन हो सकता है एक और कॉन्सेप्ट लग सकता है इसका, वो हो सकता है
2 का स्क्वायर किया प्लस 1 कर दिया 5 आ गया। तो इसी प्रकार 3 का स्क्वायर किया प्लस 1 कर दिया कितना हो गया 10 हो गया। तो कई तरीके की चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना होता है एनालॉजी में। लेकिन मैंने फिर से बता रहा हूँ एनालॉजी में आपको ऑप्शन आपका मस्ट होता है। अगर ऑप्शन आपका तरीका नहीं, ऑप्शन आप नहीं देखोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसी प्रकार क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन का मतलब था वर्गीकरण, वर्गीकृत करना, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि कोई भी 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, उस 4 ऑप्शन को आप देखोगे, ठीक है ना, उसमें से कोई 3 ऐसा ऑप्शन होगा जिसके क्वांटिटी या क्वालिटी कुछ भी एनीथिंग वो मैच करते होंगे। कोई एक ऐसी चीज़ें होंगी जो थोड़ा मिसमैच होंगी, उससे अलग होंगी, उनके क्वालिटी उससे मैच नहीं कर रहा होगा, तो वही हमें आंसर देना होता है, ठीक है ना। 3 जो होता है उसके क्वालिटी आपकी मैच करती है, तो ये हो जाता है आपका क्लासिफिकेशन। मैथमेटिकल ऑपरेटर, ये आपका मैथ्स का टर्म होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपका बोर्ड-मॉस रूल फॉलो करता है। बोर्ड-मॉस का मतलब होता है बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर डिवीजन, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। यानी ये कहता है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, ठीक है, फिर डिवीजन यानी पहले उसका भाग करो, फिर मल्टीप्लाई करो, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में आप कोई भी पहले कर सकते हो। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, ठीक है ना। हार्ड एंड फास्ट रूल बस उसका होता है कि आप ब्रैकेट को सॉल्व करना है, डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये सब चीज़ें हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें कई तरीके होंगे, इसमें आपको स्क्वायर्स भी याद करने होंगे, इसमें आपको क्यूब्स भी जानकारी होनी चाहिए कि 1 से लेके 10 तक का क्यूब क्या होता है, 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर क्या होता है। क्योंकि जनरली इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हो सकता है स्क्वायर पे आ जाए, क्यूब पे आ जाए, स्क्वायर रूट पे आ जाए, क्यूब रूट पे आ जाए, स्क्वायर +1, स्क्वायर -1, ऐसे ही क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, ठीक है ना। फिर आता है आपका कैलेंडर। जो भी कैलेंडर हमारे यहाँ बना है, ठीक है ना, वो कैलेंडर ऐसा नहीं है कि किसी ने ऐसे कैलेंडर कहीं रखा हुआ था और आपके सामने आ गया। जो कैलेंडर बनता है ना उसके कोई फार्मूले होते हैं, उस फार्मूले से ही वो दिन, वो डेट, ठीक है, वो फेस्टिवल डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है ना। जब हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे तो उन सभी फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे, उस हर कोडिंग के बारे में पढ़ेंगे कि संडे को किस कोड से डिनोट किया जाता है, मंडे को किस कोड से डिनोट किया जाता है, वीक को किस कोड से डिनोट किया जाता है, लीप ईयर क्या होती है, नॉन लीप ईयर क्या होती है। हर एक छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं कैलेंडर में यूज होती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। लीप ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं अतिरिक्त, नॉन लीप ईयर में कितने अतिरिक्त दिन एक्स्ट्रा होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग कैलेंडर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। लास्ट इनइक्वलिटी आती है आपकी। इनइक्वलिटी का मतलब क्या होता है? इनइक्वलिटी, असमानता, ठीक है ना। इनइक्वलिटी आपको 2 जगह देखने को मिलेगी। इनइक्वलिटी आपका मैथ्स में भी देखने को मिलेगा और आपको रीजनिंग में भी इनइक्वलिटी देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो इनइक्वलिटी होगी ये अल्फ़ाबेट्स पे डिपेंड करती है, अल्फ़ाबेट्स पे ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। जो मैथ्स में इनइक्वलिटी होगी उसका आपको नंबर्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिए जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि ए हो गया, ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी है, सी से बड़ा डी है, तो बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जब ए सबसे बड़ा है बी से और बी उससे बड़ा है सी से, तो सबसे बड़ा कौन हुआ? यहाँ पे ए हुआ, और सबसे छोटा कौन हुआ? डी हुआ। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको आते हैं, उसमें भी आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन के अकॉर्डिंग पे आता है। स्टेटमेंट दिया होगा, उस स्टेटमेंट को कनेक्ट करना होगा, ठीक है ना। कनेक्ट करने के लिए भी 2 स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर उसमें होता है, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट को हम ऐसे कनेक्ट करते हैं और कंक्लूजन से उससे मैच करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा होता है इनइक्वलिटी। फिर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर आता है इस वर्बल पोर्शन में, वो होता है आपका पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है ना। पजल्स जितने भी बैंक्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, उनके लिए पजल तो मस्ट है, एकदम इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट प्री में तो थोड़ा आता है, लेकिन मेंस में पूरा पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से ही क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। तो जब हम लोग क्लासेस कंटिन्यू करेंगे तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे सिटिंग अरेंजमेंट को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे एक राउंड टेबल दिया है, ठीक है, उस राउंड टेबल के चारों लोगों को बैठाना है।
तो ये अच्छे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि उन व्यक्ति को कैसे, ये व्यक्ति इसके बगल में बैठा है, ये व्यक्ति इसके बगल में बैठा है, ठीक है, तो बताइए कौन सा व्यक्ति किसके बगल में नहीं बैठेगा या इनका पड़ोसी कौन है। ये सब चीज़ें आपको पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट में चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है ना। तो बैंक वाले तो खासकर ध्यान देंगे, जो बैंक वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के बिना एग्जाम क्वालिफाई करना मुश्किल है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्री में सोचिए 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन जब मेंस की तैयारी करेंगे तो मेंस में तो ये सबसे ज़्यादा आता है ना। मेंस में मैक्सिमम क्वेश्चन 70% क्वेश्चन आपका रीजनिंग में पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट का ही रहेगा। तो ये एक बड़ा रोल अदा करता है आपका, खासकर बैंक की तैयारी करने वाले, ठीक है ना। तो इन आपका पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट पे आपको फोकस करना होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे नॉन वर्बल के बारे में। नॉन वर्बल में कौन कौन से पोर्शन आते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं 1 मिनट ब्रेक के बाद। चलिए शुरुआत करते हैं नॉन वर्बल वाले पोर्शन से। नॉन वर्बल में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि नॉन वर्बल इसमें डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अगर डायग्राम्स पहचानना हो है, आप डायग्राम अच्छे से पहचान जाते हो, क्योंकि जो ऑप्शन दिए होते हैं ना बहुत ही सिमिलर दिए होते हैं, उसमें आपको बहुत ध्यान दे के चीज़ें देखनी होती है। अभी मैं जब क्लास पढ़ाऊंगा ना कुछ ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा इस डायग्राम को पहचानने के लिए, इस डायग्राम में से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। सबसे पहला था एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर, ठीक है ना। एम्बेडेड फिगर का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा डायग्राम एक दे देगा, उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे। जैसे मैं कह रहा हूं कि ये एक डायग्राम आपका दिया हुआ है, इसमें n बना हुआ है, इसी प्रकार 4 ऑप्शन ऐसे दिए होंगे जिसमें आपको ये खोजना होगा कि किस ऑप्शन में आपका ये n दिख रहा है। तो मैंने आपको इसीलिए पहले बताया कि इस डायग्राम में बहुत सिमिलर फिगर दिए होते हैं, आपको बहुत ध्यान से देखना होता है कि कहाँ कहाँ पे वो चीज़ें आपकी बनी हुई हैं, ठीक है ना। तो वहाँ से थोड़ी सी भी अगर लाइन की बड़ी और लाइन को छोटी देखने में आप गड़बड़ कर दोगे तो वहाँ पे आपका आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है आपका एम्बेडेड फिगर। नेक्स्ट आता है फिगर काउंटिंग। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द नॉन वर्बल, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फिगर काउंटिंग से ही क्वेश्चन आपके नॉन वर्बल पोर्शन से ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्योंकि अधिकतर ऐसा आता है क्वेश्चन की कोई ट्रायंगल दे देगा, उसमें कह देगा कई ट्रायंगल्स बने होंगे, आपको ये खोज के बताना होगा कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स, कितने ट्रायंगल्स हैं। इसी बार कोई एक रेक्टेंगल दे देगा, उसमें ये पूछ सकता है कि बता दीजिए कितने ट्रायंगल होंगे, ठीक है ना। तो पिरामिड बना के दे देगा, पिरामिड में आपको पता लगाना होगा कि कितने आपके ट्रायंगल्स हैं, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को आपको बहुत फोकस करना होगा, क्योंकि मैंने बताया ना ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, नॉन वर्बल का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इससे ही क्वेश्चन बनते हैं। थर्ड बनाता है आपका वाटर इमेज और मिरर इमेज। हर पेपर में एक क्वेश्चन वाटर इमेज या मिरर इमेज से आएगा ही आएगा। अल्टरनेट हो सकता हो किसी पेपर में आपका वाटर इमेज का आ जाए तो किसी पेपर में मिरर इमेज का आ जाए, लेकिन आएगा जरूर। वाटर इमेज और मिरर इमेज क्या होता है, वाटर इमेज में जो भी प्रतिबिंब बनेगी वो टॉप टू बॉटम बनेगी, लेकिन मिरर इमेज में क्या होता है, जो भी आपका इमेज बनेगा वो आपके अपोजिट साइड में बनेगा। जैसे आप शीशा में देखते हो, ग्लास में आप देखते हो अपने आप को, तो जो आपका लेफ्ट हैंड होता है वो राइट हैंड दिखाता है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड दिखाता है, ठीक है ना। यही मिरर इमेज में यही होता है, जो भी जहां जिस पोजीशन पे आप खड़े हो उसका जस्ट अपोजिट साइड आपको मिरर इमेज में दिखाएगा, और वाटर इमेज में टॉप टू बॉटम दिखाएगा, ठीक है ना। तो इससे भी क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन तो पेपर में बनने ही बनने हैं, ठीक है। लास्ट आता है पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग। पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग जब हम लोग क्लास डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे। उसमें कुछ ट्रिक्स होते हैं जिसको आप देख के बता सकते हो कि डायग्राम किधर फोल्ड हो रहा है, किधर कटिंग हो रही है, और उसके आंसर आप निकाल सकते हो। उसमें कुछ एरो बने होते हैं, उस एरो के जस्ट अपोजिट साइड में आपको पेपर को खोलना होता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें हम लोग जब क्लास डिस्कस करेंगे तो पेपर फोल्डिंग पेपर कटिंग के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट, खासकर यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करते हैं, यूपी ट्रिपल एससी वाले जो बच्चे होते हैं उनमें तो इससे रीजनिंग के क्वेश्चन आने ही आने हैं। जैसा कि
अभी पेट का पेपर आया था तो पेट में भी एक आध दो क्वेश्चन इससे बने थे, ठीक है ना। और जितने भी यूपीएससी ने रीजनिंग कराती है उसमें आपके इससे एक क्वेश्चन बनने ही बनने होते हैं, ये तय है कि आपके इससे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला जो चैप्टर है आपका स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। अब एक सपोज करिए कि कोई भी आपके पास एक ऐसी कंडीशन आई, ठीक है, तो उस कंडीशन के बारे में आप सबसे पहले क्या करते हो, आपके दिमाग में क्या आता है, आप उस कंडीशन के बारे में सोचते हो कि कैसे इस कंडीशन को सॉल्व किया जाए, इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं सब ये चीज़ें हम लोग एज्यूम करते हैं, ठीक है। हम लोग इस सब चीज़ों के बारे में एज्यूम करना होता है। तो जो पहला हमारा टॉपिक होता है इसमें स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, यानी जो भी स्टेटमेंट दिया है उसे हमें एज्यूम करना है अपने दिमाग में, ठीक है। सेकंड आता है स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट। जब वो कंडीशन हमारे सामने आई, हमने दिमाग में एक डायग्राम सेट किया कि मुझे ये चीज़ें करनी है, उसके बाद हम क्या करते हैं ना, उसके सही गलत के बारे में एक दूसरे से बात करते हैं। जैसे मैंने कहा, एक सपोज दैट एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि मुझे कोई एक बिजनेस करना है, तो बिजनेस करने के लिए सबसे पहले मेरे दिमाग में एक थॉट आएगा कि मुझे इस बिजनेस को करना है तो क्या क्या इंफ्रा लगेगा, कितने पैसे लगेंगे, कितने एम्प्लॉय काम करेंगे, ठीक है ना, इन सब चीज़ों के बारे में। फिर सेकेंड हमारे दिमाग में क्या आया कि चलो इसे बात कर लेते हैं कि लोकेशन क्या होगा, लोकेशन जो मैंने चूज़ किया है वो लोकेशन सही है कि गलत है, ठीक है। तो जब 3-4 लोगों से हमने राय लिया तो मुझे लगा नहीं ये चीज़ बेस्ट है और उस पर मैंने काम करना शुरू किया। थर्ड वन आता है कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग। फिर जो सब बात घूम फिर के आती है वो आप पे ही आती है कि फाइनली आप क्या डिसीजन लेते हो, क्या आपको अपना बिजनेस सेटअप करना है, आगे चलाना है कि नहीं चलाना है, यस एंड नो, ये सब आप पे डिपेंड करता है। तो ये आता है कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग। और जो फोर्थ होता है कॉजेज एंड इफेक्ट, इसका क्या कारण आएगा। अगर कोई ये जैसे आपने बिजनेस चलाया और वो सक्सेस हो गया, ठीक है, तो उससे सक्सेस होने के कारण क्या है, ठीक है ना। उसके बाद अगर खराब हुआ तो क्या प्रभावित हुआ उससे, क्या क्या चीज़ें हमारी नुकसान हुई, क्या क्या पैसा नुकसान हुआ, ठीक है, समय वेस्ट हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये जो भी चीज़ें हैं ये सब आपके लॉजिकल रीजनिंग में आपको पढ़ना होता है, ठीक है ना। तो ये पूरी समरी हमारी होती है किसकी, रीजनिंग की, जो जो चीज़ें हमको पढ़नी है, वर्बल, नॉन वर्बल एंड लॉजिकल रीजनिंग करके, ठीक है ना। मैंने आपको इंपॉर्टेंस भी बता दिया किस किस चैप्टर की इंपॉर्टेंस है, खासकर नॉन वर्बल में फिगर काउंटिंग एंड मिरर इमेज और वाटर इमेज का, इससे क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं। और लॉजिकल रीजनिंग भी किस सेक्टर में आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ पे आपको ज़्यादा तैयारी करनी होती है, ठीक है, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, वो चीज़ भी मैंने आपको इस वीडियो में अच्छे से समझा दिया। तो आज की क्लास में बस हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। जब नेक्स्ट क्लास होगा तो हम लोग सबसे पहले वर्बल के एक एक टॉपिक को हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। पहला जो टॉपिक होगा हमारा कोडिंग डिकोडिंग का, उसके बारे में अच्छे से समझेंगे, कैसे अल्फ़ाबेट्स के बारे में, उनके नंबर ऑफ प्लेस को कैसे याद करेंगे, किस अल्फ़ाबेट्स का कौन से नंबर पे आता है, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से, ठीक है, अगली क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको डेली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डे टू डे मिलती रहे। थैंक यू सो मच।